वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर की मदद से हम लोगों ने जाना कि कैसे 1791 कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रांस के मेन को बेसिक ह्यूमन राइट्स दिए। लेकिन क्या आप सब जानते हैं, किंग लुइस 16 ने ऑफिशियली तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन से सहमत नहीं हो पा रहे थे। इसीलिए अब किंग लुइस 16 सोच रहे थे किंग ऑफ पर्शिया के साथ सीक्रेटली कुछ प्लान करने का। फ्रांस के नेबरिंग कंट्रीज को भी लगने लगा कि फ्रांस में चल रहे रेवोल्यूशन की वजह से उनके कंट्रीज में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए सभी कंट्रीज ने मिलकर फ्रांस पर अटैक करने की बात की। इससे पहले कि ये अटैक हो पाता, नेशनल असेंबली ने पर्शिया और ऑस्ट्रिया पर वॉर डिक्लेयर कर दी। हैरानी की बात यह है कि हजारों लोगों ने खुद ही वॉलंटियर किया कि वो भी इस वॉर में हिस्सा लेना चाहते हैं। ऐसा इसीलिए होने लगा था क्योंकि अब ये वॉर सिर्फ ऑस्ट्रिया और पर्शिया के खिलाफ ही नहीं, बल्कि किंग लुइस 16 रूल और एरिस्टोक्रेसी यानी कि नोबिलिटीज के खिलाफ बन चुकी थी। सभी लोग मिलकर एक गाना गुनगुनाते थे जिसे फ्रांस का नेशनल एंथम भी बना दिया गया। फ्रांस के नेशनल एंथम का नाम है ला मर्सेई। 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रांस के मेन को तो बेसिक ह्यूमन राइट्स दिए, लेकिन सारे के सारे पॉलिटिकल राइट्स सिर्फ और सिर्फ रिच क्लास के लोगों को ही दिए। इसीलिए अब लोगों को गुस्सा आने लगा था। इसीलिए लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि वो पॉलिटिकल क्लब्स का सहारा लेंगे ताकि वो पॉलिटिकल स्ट्रगल्स और पब्लिक इश्यूज के बारे में बात कर पाए। सबसे फेमस क्लब का नाम था द जैकोबिन्स क्लब। इस क्लब में मेनली पुअर लोग आते थे, जैसे कि सर्वेंट्स, शॉपकीपर्स और शू मेकर्स। इस क्लब के लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। जानते हैं दोस्तों, जैकोबिन्स क्लब के लोगों ने एक बड़ा ही स्पेसिफिक ड्रेस कोड फॉलो करना शुरू किया, जिसमें इन लोगों को रेड कैप और लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनना पसंद आने लगा। रेड कैप से लिबर्टी के बारे में पता चला और लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर जैकोबिन्स क्लब के लोगों को फैशनेबल सोसाइटी से अलग रखती थी। दोस्तों, फ्रेंच सोसाइटी में नोबिलिटीज को नी ब्रीचेस के नाम से बुलाया जाता था, और क्योंकि जैकोबिन्स क्लब के लोगों ने एक अलग ही ड्रेस कोड फॉलो करना शुरू किया, तो सभी लोगों ने इन्हें सैन क्यूलोट के नाम से बुलाने लगे। दोस्तों, 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन्स क्लब के लोगों ने किंग्स पैलेस पर अटैक किया और किंग लुइस 16 को हॉस्टेज बना लिया। थोड़े ही समय बाद नेशनल असेंबली ने पूरी रॉयल फैमिली को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर भी दे दिया। इलेक्शंस हुए कुछ टाइम बाद, और इन इलेक्शंस में फ्रांस के सभी मेन जो भी 21 इयर्स से ज्यादा के थे, उन्हें वोटिंग राइट्स दे दिए गए। एक नई असेंबली भी बनाई गई जिसका नाम था द कन्वेंशन। द कन्वेंशन में जैकोबिन्स क्लब के लोग आते थे। दोस्तों, 21 सितंबर 1792 को फ्रांस से मोनार्की सिस्टम बिल्कुल ही खत्म हो गया और रिपब्लिक ऑफ फ्रांस इस्टेब्लिश हुआ। जानते हैं दोस्तों, 1793 में किंग लुइस 16 को देश से गद्दारी करने के लिए पब्लिकली मार दिया गया, और इसी तरीके से थोड़े समय बाद मैरी एंटोइनेट को भी मार दिया गया। अब जैकोबिन्स क्लब के लोग पॉपुलर होने लगे थे। थोड़ा और जानते हैं इनके बारे में। 1793 से 1794 तक मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ने फ्रांस पर राज किया। मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर अपनी पॉलिसीज को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। इसीलिए अगर कोई भी उनकी पॉलिसीज को तोड़ने का सोचता तो उसे बहुत ही पेनफुल पनिशमेंट दी जाती। जानते हैं दोस्तों, एक किलिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाने लगा जिसका नाम था गिलोटिन। इस मशीन में एक ब्लेड की मदद से लोगों के सर को बहुत ही पेनफुल तरीके से काट दिया जाने लगा। रॉबिस्पियर डिक्टेटरशिप के दौरान फ्रांस में बहुत से बदलाव आए, कुछ अच्छे
और कुछ बुरे। सबसे पहला, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने मैक्सिमम लिमिट लगा दी वेजेस और प्राइसेस पर, जिसकी वजह से अब फार्मर्स शहर जाने लगे अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। अब वो उसी प्राइसेस पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचने लगे जो रॉबेस्पियर ने ही सेट किए थे। दूसरा, व्हाइट फ्लोर यानी कि मैदा बंद कर दिया गया और सभी फ्रांस के लोगों को ऑर्डर दे दिया गया कि वो होल व्हीट ब्रेड ही खा सकते हैं। तीसरा, कुछ डिक्शनरी के शब्दों को भी बदल दिया गया। मोर्सियोर और मैडम को सितोइन और सितोइनी भी कहने लगे। चौथा, सभी चर्चेस को भी तोड़ दिया गया और इन चर्चेस की जगह पर सोल्जर्स के लिए कैंप्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बना दी गई। अब सभी फ्रांस के लोगों को रॉबेस्पियर से बहुत ही नफरत होने लगी और इसीलिए थोड़े ही समय बाद रॉबेस्पियर को उसी तरीके से मार दिया गया जैसे कि वो और लोगों को मारते थे। जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट की पावर खत्म हो गई, रिच मिडिल क्लास को पावर मिलनी शुरू होने लगी। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया जिसमें सिर्फ उन मेन को वोटिंग राइट्स दिए गए जिनके पास प्रॉपर्टी थी। 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई गई और इन काउंसिल की मदद से एक डायरेक्टरी भी अपॉइंट की गई जिसमें 5 मेन को अपॉइंट किया गया। जानते हैं दोस्तों, इस डायरेक्टरी को पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए बनाया जा रहा था ताकि अब सारी के सारी पावर्स एक ही लीडर के अंडर ना रह पाएं। थोड़े ही टाइम बाद इस डायरेक्टरी में और इस काउंसिल में झगड़ा होने लगा। इस झगड़े का फायदा उठाया एक मिलिट्री ऑफिसर ने, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने। 1804 में ही नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस पर राज करना शुरू कर दिया था। जानते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही क्लेवर स्ट्रैटेजी को यूज किया करते। वो पहले सारे कंट्रीज को कॉन्कर करते और फिर सारे कंट्रीज के राजा अपने ही रिलेटिव्स को बना देते। ऐसा इसीलिए करने लगे ताकि उन सब के आपस में झगड़े ना हो और नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही आराम से पूरे यूरोपियन कंट्रीज पर राज कर पाए। पहले तो यूरोपियन कंट्रीज के लोगों को लगने लगा कि नेपोलियन बोनापार्ट तो एक लिबरेटर है, वो हमारी मदद के लिए ही आए हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद वो लोग भी समझ गए कि ये राजा तो सिर्फ लोगों की जमीन हड़पना जानता है। आज के लेक्चर से दोस्तों हम लोग जान चुके हैं कि कैसे फ्रांस में मोनार्की सिस्टम बिल्कुल ही खत्म हो गया और कैसे रिपब्लिक ऑफ फ्रांस एस्टैब्लिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ विमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।